भारत माता की, भारत माता की। आप में से कितने लोग विवाहित हैं? हाथ उठाएं जरा। और कितने लोग जोड़े से आए? हाथ उठाइए। एक मनीष जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है मिसेस मनीष है। क्यों, घर में अपनी चलती नहीं क्या? और कितने लोग अपने बच्चों को लेके आए? 2 लोग लेके आए। मैं जो कुछ कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की बीत जाएगी। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस छोटे बच्चे के लिए कर रहा हूं, शायद ये 10-12 साल का होगा, जिससे कि जब 20-25 साल का हो तो इसको आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, देवानंद, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, उनकी तरीके अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना न पड़े, तो मुझे उसकी चिंता है कि 20-25 साल के बाद उसको अपना सब कुछ छोड़ के भागना न पड़े। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस बेटी के लिए कर रहा हूं। वो बगल में बैठी है छोटी वाली, किसकी बेटी है? आपकी बेटी है। धन्यवाद दूंगा, आप बच्चों को लेके आए। मैं उसके लिए कर रहा हूं कि वो खुशी रहे, उसके साथ कुछ गलत ना हो, अपनी मान मर्यादा के साथ पूरा जीवन जिए, उसको कन्वर्ट ना होना पड़े, उसके साथ धोखा ना हो। तो जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो मेरे सामने है ही नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए आगे से मेरा आग्रह है, खासतौर पे मेरा कार्यक्रम हो तो सपरिवार आए, अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो केवल और केवल उनके साथ धोखा हो रहा है। उनको सही बात पढ़ाई नहीं जा रही है। स्कूलों में आज मैं रानी सती मंदिर में गया था दर्शन करने। मैं पूरे देश में घूमता हूं, इसके बावजूद रानी सती मंदिर का इतिहास मुझे पहली बार आज पता चला। पूरे देश में घूमता हूं, साल भर में 100 से 125 कार्यक्रम करता हूं। रानी सती मंदिर का इतिहास क्या है ये पूरे देश को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना? उसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दीजिए। एक किताब बनाइए, हमारे महान पूर्वज, उसमें सारे जितने हमारे महान राजा थे, हमारे महापुरुष थे, उनका डाल दीजिए कहानी। एक हमारी महान माताएं, उसमें रानी सती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नप्पा, ऐसे जितनी हमारी गार्गी, मैत्रेयी, जितनी हमारी महान माताएं थी उसकी डाल दीजिए। तो सबको पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? फिर ऐसे कार्यक्रम हो चाहे ना हो, बच्चे बच्चे को पता होगा पूरा इतिहास। ऐसे कार्यक्रम करके कितने लोगों को जगा लेंगे? 1% लोगों को बता पाएंगे, 2% को बता पाएंगे। लेकिन प्राइमरी स्कूलिंग तो सब बच्चे करते हैं ना, तो सारे बच्चों को अगर बताना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? स्कूल का सिलेबस ठीक कर दिया जाए। इसीलिए मैंने एक PIL फाइल किया जो कोर्ट में चल रही है। मैंने ये कहा है कि मुगल चले गए। मुगल अभी है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको अगले 1 घंटे ऐसे तेज तेज बोलना है। मुगल चले गए कि हैं? तो जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज हैं कि चले गए? तो जब अंग्रेज चले गए तो उनका मैकाले स्कूल, उनका मिशनरी स्कूल, उनका मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? देश आजाद हो गया ना, भारत बन गया ना, भारत का संविधान लागू हो गया ना, तो स्कूल में हमारी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमारे महापुरुषों को पढ़ाना चाहिए, या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और विक्टोरिया को पढ़ाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो बदलेगा कौन? ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं तो मंत्री हूं नहीं, मैं तो सांसद हूं नहीं, मैं तो आपके जैसा हूं। तो मैं जो कर सकता था वो मैं सुप्रीम कोर्ट से कर रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको अपने सांसदों को पकड़ना है, अपने विधायकों को पकड़ना है, और जो सवाल मैं यहां करता हूं या जो सवाल मैं अपने वीडियोस में, अपने कार्यक्रमों में बोलता हूं, वो सारे सवाल उनसे पूछने शुरू करिए। उनसे पूछो कि भैया तुम्हें वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला ये जो मिलता है,
आजीवन पेंशन मिलती है, तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है, ये तू मैं करने के लिए मिलता है, भाषण देने के लिए मिलता है, फीता काटने के लिए मिलता है, या दल गुलामी के लिए मिलता है? तुम्हें मिलता किस लिए है? तुम्हें मिलता है गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करने के लिए, तुम्हें मिलता है डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करने के लिए। चलो इतना भी कहने में दिक्कत आ रही है तो कम से कम ये बोलो तुम्हें मिलता है भारत का संविधान लागू करने के लिए, क्योंकि संविधान की शपथ लेते हो। और भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है भारत में धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। इस पूरे के पूरे संविधान को अगर 4 वाक्यों में कहना है तो ये 4 वाक्य है। भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब अगर आपका सांसद विधायक अगर पूछे ये कहां लिखा है, उसका मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा कहां लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है। किसी भी देश का संविधान उसी देश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए होता है, विदेशी संस्कृति को नहीं। दुर्भाग्य देखिए, हवाई जहाज में तो यात्रा करते होंगे, अब की बार यात्रा करना तो देखना जहाज पे लिखा क्या है। जहाज पे लिखा है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया कि 75 साल हो गए, कम से कम जहाज को भारत टेरिटरी तो कर दो, हिंदुस्तान टेरिटरी तो कर दो। विक्टोरिया गई, अब विक्टोरिया किस बात की, लेकिन वीटी चल रहा है। अब की बार जहाज पे बैठना, जहां देखना लिखा रहता है वीटी। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था चल रही है। सब कुछ गुलामी का चल रहा है और फिर भी कहते हैं भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब अपना। कौन सा तंत्र हमारा है कोई तंत्र? मुझे बताइए, पिछले 75 साल में कौन सा सिस्टम हमने अपना डेवलप किया? नाम तक तो बदल नहीं पाए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं मुख्य विषय पे आता हूं जो आज सोचा है आपके बीच में रखने के लिए। कन्हैयालाल की हत्या हुई और एक फिल्म बन गई, क्या? उदयपुर। क्या आप चाहते हो कुछ दिन के बाद झुंझुनू फाइल भी बने? जोर से बोलिए। लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। कन्हैयालाल ने चाहा था कि उसका गला रेत दिया जाए? नहीं। कल बुरहानपुर में रईस ने भगवती का गला काट दिया। क्यों? उसने अपना नाम छिपा के, अपनी पहचान छिपा के उससे दोस्ती किया, संबंध बनाया। जब उसको पता चला, अनबन हो गई तो उसने सर्तन से जुदा कर दिया। ऐसी घटनाएं आम घटनाएं हैं। अब 2 तरीका है, या तो फिल्म देखिए, फिल्मों का मजा लीजिए, कश्मीर फाइल देखिए, केरल फाइल देखिए, फिर उदयपुर फाइल देखिए, फिर बुरहानपुर फाइल देखिए, फिर झुंझुनू फाइल देखिए, फिर सीकर फाइल देखिए, फिर जयपुर फाइल देखिए। देखते रहिए, फाइल देखते रहिए। फिल्म समस्या बताती है, समाधान जोर से बताइए जरा। फिल्म बीमारी बताती है, दवाई। और बीमारी का पता चलने से बीमारी ठीक हो जाती है क्या? बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई से। बीमारी को डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। दवाई। हमारे दिमाग में है कि डॉक्टर ठीक करता, ना, गलतफहमी है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई गड़बड़ है, बीमारी ठीक नहीं होगी। आज तक 75 साल में पॉलिटिकल पार्टियों ने, नेताओं ने हमारा मानसिक खतना कर दिया, हमारी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दिया। ये अपने ऊपर मत लीजिएगा, जितनी बातें कह रहा हूं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो वायरल होगा, हर जगह लोग सुनेंगे। आप पे नहीं, ये बाकी लोगों पे लागू होता है। ऐसा कर दिया, हम धंधा करते हैं,
कुछ गड़बड़ होगा उसकी वाई वाई एनालिसिस करेंगे, क्यों गड़बड़ हुआ, कैसे हुआ, मटेरियल ठीक से नहीं आया। कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, क्यों गड़बड़ हुआ, मटेरियल गड़बड़ था कि मिस्त्री गड़बड़ था कि मैकेनिक गड़बड़ था कि मटेरियल, अल्टीमेटली कुछ गड़बड़ होता है उसके 5 फैक्टर होते हैं। मटेरियल गड़बड़ हो या मशीन गड़बड़ हो या मेथड गड़बड़ हो या क्या बोलते हैं उसकी प्रोडक्ट गड़बड़ हो, मैन मशीन मेथड मटेरियल। लेकिन भारत में जो गड़बड़ चल रहा है उस पे हम वाई वाई एनालिसिस करते ही नहीं। तो पहले मैं इंजीनियर था, मैं मारुति में था जहां कार बनती है, पहले गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। 2 अखबार पढ़ता था तो जो प्रॉब्लम निकलती थी मैं ये देखता था ये प्रॉब्लम जापान में है कि नहीं है, क्योंकि जापानियों के साथ हम काम करते थे। तो पता चला जितनी भारत की प्रॉब्लम है जापान में है ही नहीं। जासूस पकड़ा जाता था, मैं रिसर्च करता था जापान में कोई जासूस है कि नहीं, पता चला है ही नहीं। गद्दार यहां पकड़े जाते थे, जापान में देखता था वहां तो है ही नहीं। आतंकवादी पकड़े जा रहे, अरे वहां तो आतंकवादी नहीं है। अलगाववादी पकड़े जा रहे, जो वहां तो अलगाववाद भी नहीं है। नक्सली पकड़े जा रहे, वहां नक्सलवाद भी नहीं है। माओवादी पकड़े जा रहे, वहां माओवाद भी नहीं है। रोज चोरी लूट झपटमारी हो रही है, वहां होती नहीं है। आए दिन ड्रग स्मगलर पकड़े जा रहे, वहां होता ही नहीं है। ना वहां घूसखोरी है, ना कमीशन खोरी है, ना जमाखोरी। जो लोग जापान से काम धाम करते होंगे उनको पता होगा, ना घूसखोरी है, ना कमीशन खोरी है, ना जमाखोरी है, ना मिलावटखोरी है, ना काला बाजारी है, ना नशा तस्करी है, ना मानव तस्करी है, ना अलगाववाद है, ना कट्टरवाद है, ना जिहाद है, ना मजहबी उन्माद है, ना घुसपैठिए वहां जाते हैं, ना वहां धर्मांतरण होता है। जो समस्या भारत में वहां नहीं है, इसका मतलब हमारी समस्या लाइलाज है क्या? जोर से बताइए। नहीं। अब जो समस्या भारत में वहां नहीं है तो मूल कारण फिर भारत और जापान का अंतर क्या है? डॉक्टर का अंतर है, दवाई का अंतर है? दवाई। और हमारे देश में डॉक्टर की चर्चा होती है कि दवाई की? हर 5 साल बाद डॉक्टर की चर्चा होती है। अब ये वाली पार्टी जीतेगी, ये वाला मुख्यमंत्री बनेगा, ये वाला होम गृह मंत्री बनेगा, ये वाला शिक्षा मंत्री बनेगा। सारे डॉक्टर बदल गए और दवाई बदली नहीं। और जब दवाई बदली नहीं तो नेट रिजल्ट क्या होगा? 0 नहीं, रिवर्स होगा। बीमारी का इलाज जितना जल्दी हो जाए उतनी कम दवाई खानी पड़ती है। बीमारी लंबे समय तक चलती है तो ज्यादा गंभीर हो जाती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो मोटापा हो, कोई भी बीमारी हो, शरीर की बीमारी लंबी चलेगी। नॉर्मल वो बुखार है, तुरंत इलाज नहीं किया तो निमोनिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। ऐसे सामाजिक बीमारी का इलाज जितने जल्दी कर दीजिए उतना ठीक है। समय के साथ वो बढ़ेगी, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे भारत की जितनी आधी बीमारियों का इलाज 1947 में हो सकता था। हो सकता था कि नहीं हो सकता? जोर से बताइए। नेहरू जी कर सकते थे कि नहीं? नहीं किया। तो बीमारी बढ़ी या घटी? बढ़ी। डेमोग्राफी बदली या स्थिर हुई? बदली। लफ्ज़ियात बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़। दूसरा एग्जांपल देता हूं। दुनिया के सबसे मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री किसके हैं? हमारे। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कहां पे है? हमारे पास। दुनिया के सबसे ज्यादा संत कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा आचार्य महामंडलेश्वर कहां है? भारत में। दुनिया के सबसे ज्यादा साधु सन्यासी कहां है? भारत में। दुनिया में सबसे महान संस्कृति किसकी है? भारत की। इसके बावजूद जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? न वहां सबसे बड़ा संगठन है, न वहां ऐसा बहुत ईमानदार मेहनती उनका राष्ट्रपति है, आराम से बैठा हुआ है, फिर भी सब ठीक चल रहा है। क्यों चल रहा है? गाड़ी अच्छी होना चाहिए, ड्राइवर थोड़ा सा इधर उधर भी रहेगा चलेगा। हालांकि दोनों ठीक होना चाहिए, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए और ड्राइवर लाख अच्छा हो, अगर गाड़ी गड़बड़ हो तो आपकी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका किचन का तेल मसाला गड़बड़ है, आपको बहुत अच्छा आता हो, अच्छा खाना भोजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो,
लेकिन अगर नियम गड़बड़ है, कानून घटिया है, सिस्टम घटिया है, तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पलायन भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्जहात भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंडजहात भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा अलगाववादी संगठन भारत में है, दुनिया की सबसे बड़ी जमात का हेडक्वार्टर भारत में है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हम कितने बड़े खतरे में। आगे एक बार मेरे कार्यक्रम के बाद गूगल करना, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। जब आप बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड करेंगे तो पता चलेगा उस जमात का मुख्यालय भारत में है, आज भी भारत में है, और सुप्रीम कोर्ट और संसद से 3 किलोमीटर की दूरी पे। हम किस खतरे में बैठे शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। राजा हरि सिंह ने सोचा था क्या, जब कश्मीर के राजा थे, कि एक दिन हमारे वंशजों के यहां से भागना पड़ेगा और कश्मीर में नरसंहार होगा। सोचा था? जोर से बताइए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा था कि पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे और जो पंजाब भारत में रहेगा वहां तो सिख बचेंगे, हिंदू बचेंगे, जो पंजाब पाकिस्तान में चले जाएगा वहां से खत्म हो जाएंगे? सोचा था क्या? नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? पूर्वजों ने कभी सोचा था बंगाल का विभाजन होगा? हुआ कि नहीं हुआ? और जो बंगाल भारत में रहेगा वहां तो हिंदू बचेंगे, जो बंगाल पाकिस्तान में चला जाएगा बांग्लादेश बन जाएगा, वहां से हिंदू खत्म हो जाएंगे। कभी सोचा था क्या? नहीं। कन्हैयालाल ने सोचा था क्या कि कल उनकी हत्या होगी? जोर से बोलिए जरा। वो भगवती बुरहानपुर की जिसका कल सर काटा गया है, उसने सोचा था क्या ये रईस आज मेरा सर काटेगा? सोचा था क्या? नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कश्मीर के लोगों ने सोचा था अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले शिवरात्रि मनाई। 19 जुलाई 1947 को भी शिवरात्रि थी। 19 जुलाई 1947 को क्या था? शिवरात्रि। और 19 जुलाई को जब शिवरात्रि थी तो आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, ये राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, देवानंद, गुलजार, लाला अमरनाथ, प्रेम चोपड़ा, ये लोग सब 19 जुलाई 1947 को अपने घर में शिवरात्रि मनाए थे। उन्होंने सोचा था क्या कि हमारी अंतिम शिवरात्रि है? जोर से बोलिए जरा। अंतिम शिवरात्रि हुई कि नहीं हुई? हुई। हम जो सोचते हैं वैसा ही नहीं होता। कई बार हम जो नहीं सोचते हैं वैसा भी होता है। दुख इस बात का है, ऐसे विषयों पे न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और हम धीरे 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 बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग गूगल करिएगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, तो हिंदुओं की जनसंख्या मैं आपको बताता हूं। ईसा से 200 साल पहले हिंदुओं की जनसंख्या 200 करोड़ थी, सॉरी 14 करोड़ थी। ईसा से 200 साल पहले कितनी थी? जनसंख्या बढ़ती है या घटती है समय के साथ? बढ़ती है। तो ईसा से 100 साल पहले जनसंख्या 15 करोड़ हो गई। ईसा मतलब जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ तो हिंदुओं की जनसंख्या 16 करोड़ थी। ईसा के 100 साल के बाद यानी पहली शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 18 करोड़। दूसरी शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 20 करोड़। तीसरी शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 22 करोड़। चौथी शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 25 करोड़। पांचवी शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 28 करोड़। लगातार बढ़ रही है, आपको शायद ध्यान दे रहे होंगे, लगातार बढ़ रही है। छठवीं शताब्दी में हिंदुओं की जनसंख्या हो गई 33 करोड़। हिंदू का मतलब उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा नेपाल भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, ये सब भारत कहलाता था। छठवीं शताब्दी में 33 करोड़ और 7वीं शताब्दी में 40 करोड़, यानी उस 100 साल में कितना बढ़ा? 7 करोड़। तो जब 7वीं शताब्दी में 40 करोड़ है तो 8वीं शताब्दी में 800 साल के बाद कितना होना चाहिए था? कम से कम 7 करोड़ बढ़ना चाहिए था, तो 47 करोड़ होना चाहिए था। जानते कितना हो गया?
39 करोड़ हो गया, 1 करोड़ कम हो गया। क्यों? लफ्ज़ जिहाद शुरू हुआ, लैंड जिहाद शुरू हुआ, धर्मांतरण शुरू हुआ, घुसपैठ शुरू हुई, जनसंख्या विस्फोट शुरू हुआ, मारना पीटना शुरू हुआ और धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 9वीं शताब्दी में फिर 1 करोड़ कम हो गई, 38 करोड़ आ गई। क्यों? लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, तेजी के साथ जनसंख्या कम होती है और 2 करोड़ कम हो जाती है, 38 करोड़ से 36 करोड़ हो जाती है। क्यों? लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़, 3 करोड़ कम हो गई। 12वीं शताब्दी में गोरी आता है, 5 करोड़ कम हो गई, सीधे 28 करोड़। 13वीं शताब्दी में फिर 5 करोड़ कम होती है, 23 करोड़। 14वीं शताब्दी में फिर 5 करोड़ कम होती है, 18 करोड़। 15वीं शताब्दी में बाबर आता है और फिर 5 करोड़ कम हो जाती है, हिंदुओं की जनसंख्या फिर 13 करोड़ हो जाती है। तो आप जरा सोचिए, ईसा से 200 साल पहले हिंदुओं की जनसंख्या 14 करोड़ थी और 13वीं शताब्दी में 13 करोड़ हो गई। इसका मतलब 1500 साल तक हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी नहीं, यह कह सकते हैं, या लगातार घटी। क्यों घटी? लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। फिर 6वीं शताब्दी में थोड़ी बढ़ी, 14 करोड़ हुई। 17वीं शताब्दी में स्टेटिक रही, 100 साल में बढ़ी नहीं, जितने बच्चे पैदा हुए उससे ज़्यादा धर्मांतरण हो गया, तो 14 करोड़ रही। 18वीं शताब्दी में 20 करोड़ हुई है। ये जो लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट चल रहा था, जिसके कारण हिंदुओं की डेमोग्राफी, जनसंख्या लगातार कम हुई, वो अभी चल रहा है या खत्म हो गया? जोर से बताइए जरा। और चल रहा है, इसी का नतीजा है अभी 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ था और 75 साल में ही हम 28 राज्यों में 9 राज्यों में खत्म हो गए। आज की डेट में हिंदू कितने राज्यों में खत्म हो गए? 9 राज्यों में। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 25% जिलों में। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन सभी की सभी 300 तहसीलों में खत्म हो गए। और खत्म कैसे हुए? डेमोग्राफी कैसे बदली? लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। आपका राजस्थान वाला बॉर्डर देख लीजिए, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी। गुजरात का बॉर्डर देख लीजिए, वो राधनपुर वगैरह एरिया जो है, डेमोग्राफी बदल गई। उत्तराखंड का बॉर्डर, डेमोग्राफी बदल गई। यूपी का बॉर्डर, डेमोग्राफी बदल गई। असम का बॉर्डर, डेमोग्राफी बदल गई। बंगाल का बॉर्डर, डेमोग्राफी बदल गई। महाराष्ट्र का बॉर्डर, डेमोग्राफी बदल गई। सवाल यह है कि ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, इसके ऊपर ईमानदारी से बताइए, कभी संसद में चर्चा हुई? जोर से बताइए जरा। विधानसभा में, आपके विधानसभा में चर्चा हुई? अच्छा, ईमानदारी से बताना, आप लोग जागरूक हैं, आप कभी अपने सांसद और विधायक से इस विषय के लिए मिले क्या? तो फिर तबीयत खराब है, डॉक्टर को दवाई मांगोगे नहीं और दवाई देगा नहीं, तो बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, 100% हिंदू। गूगल कर लेना, अभी लोकल बॉडी का रिजल्ट आया, कौन जीता है चुनाव में, वो भी पौड़ी गढ़वाल में, कल ही आया रिजल्ट, पता चल जाएगा आपको क्या सिचुएशन हो रही है। अब हम आप कुछ कर नहीं सकते, जिनको करना है हम उनको कह नहीं रहे। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। अब जब आप गूगल करेंगे ना, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, फिर पता चलेगा वो जमात दुनिया के 150 देशों में काम करती है और उस जमात के ऊपर अरब में बैन लगा हुआ। अरब वाले उस जमात से परेशान है। अरब को लगता है कि हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर देगा, इसलिए उन्होंने अरब में बैन लगा दिया।
कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने उस जमात के ऊपर बैन किया हुआ। दुनिया के 9 देशों ने उस जमात पे बैन लगा रखा है, और उसमें ज्यादातर इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश उस जमात से परेशान है कि हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर देगा। और उसका हेडक्वार्टर कहां है? भारत में, निजामुद्दीन में, दिल्ली में। और उस जमात बनी कब? संघ की स्थापना हुई 1925 में, और उस जमात की स्थापना हुई 1926 में। दुर्भाग्य देखिए, हम पूरे देश में इतना कार्यक्रम करते हैं संघ का, कभी उस कार्यक्रम में बताते नहीं है कि हमारी स्थापना के 1 साल के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ था, और वो बच्चा 150 देशों में खेल कूद रहा है। संघ कार्य कितने देशों में है आपको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, और वो 150 देशों में काम कर रहा है। और भारत में संघ को प्रतिबंधित करने की कोशिश हुई, लेकिन उस जमात को प्रतिबंध करने की कोशिश ही नहीं। कोशिश तो छोड़िए, कभी उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा अजगर हम पाल के बैठे हुए हैं, हमारे यहां है, इसका क्या इलाज करें। कभी संसद में चर्चा हुई क्या? अब तक किसी ने गूगल किया कि नहीं किया बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड? एक बार करके देखिए, नाम आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड? भारत पाकिस्तान का विभाजन किसने किया? जमातियों ने। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? जमाती कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किसने किया? जमाती कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जमाती संगठन का हेडक्वार्टर हम लेके बैठे, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, 2 ही तरीका है, या तो इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मिल्खा सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी की तरीके, और या तो सीधे सीधे कानून निर्माताओं से बात करिए, जाके उनको बोलिए, उनको जाके बोलिए कि भैया ये बताओ, ये तुम संसद में बाकी सारी चुहल्लस करते हो, कानून क्यों नहीं बना रहे? एक नया ट्रेंड चला हुआ है फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, जागो हिंदू जागो। आपके पास आता है कि नहीं आता? जोर से बोलिए जरा। आता है। कभी आपने सोचा यार उनको जगा के कर क्या रहे, मैं क्या कर लूंगा जाग के? अब आप लोग नया ट्रेंड शुरू करिए, जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। हिंदू जाग गया, जाग गया, राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग लगभग अधिकांश राज्यों में आ गए, केंद्र में भी आ गए, राज्य में भी आ गए। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। कल भगवती की हत्या इसलिए हुई क्योंकि हमारे यहां इतनी हत्याएं हो गईं और किसी का कुछ हुआ ही नहीं। अगर जिन लोगों ने कन्हैयालाल को मारा था, अगर 6 महीने के अंदर उनको हम फांसी दे देते, उसकी नागरिकता खत्म कर देते, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लेते, तो खौफ पैदा होता कि नहीं होता? हुआ क्या? नहीं हुआ। और एक नहीं, जैसे कन्हैया की हत्या हुई थी उदयपुर में, ऐसे राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई थी, शिवम की हत्या हुई थी, बादल की हत्या हुई थी, नीलेश कमलेश की हत्या हुई थी, गंगाराम की हत्या हुई थी, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी, रतनलाल की हत्या हुई थी, अभिजीत की हत्या हुई थी, रामलिंगम की हत्या हुई थी, रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी। अभी तिरंगा यात्रा आप लोग निकालने वाले होंगे। एक तिरंगा यात्रा निकली थी 3-4 साल पहले, उसमें चंदन गुप्ता को मारा गया था। चंदन गुप्ता के हत्यारों को फांसी हुई आज तक क्या? जोर से बोलिए। आप जागने के बाद फांसी दे सकते हैं क्या? फांसी कौन देगा? कोर्ट। फांसी कब कोर्ट देगी? जब ऐसा कानून होगा। कानून बनाना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। इसलिए कहता हूं, अब जागो हिंदू जागो हो गया, अब बोलिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। जाके भी जगाइए और 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। मैंने फेसबुक इसलिए कहा कि ट्विटर पे आपको कितना लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में।
तो मनीष जी चाहे तो मनीष नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। और मनीष हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, बौद्ध भी होगा, सिख भी होगा। मनीष ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा। मनीष राजस्थानी भी होगा, गुजराती भी होगा, बंगाली भी होगा, मारवाड़ी भी होगा, असमिया भी होगा, कश्मीरी भी होगा। तो झुंझुनू में बैठे बैठे मनीष 5000 देश के मनीष को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे फ्रेंड आप ही को बनाना है, आपके हाथ में है। तो कर सकते हैं ऐसा क्या? और मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया कि भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, जबकि फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे है? फेसबुक पे। और वहां हम जाना नहीं चाहते, हमको अपनी इंसल्ट फील होती है, अरे फेसबुक है बहुत बकवास चीज है, ये तो ऐसे ही है, ये तो रेडी पटरी वालों का है, ये तो गोलगप्पे वालों का। अरे भैया वही उन्हीं को जगाना है, उन्हीं को बताना। चंदन गुप्ता के बाद बंधु प्रकाश की हत्या हुई, रचित जाट की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना हुई, कमलेश तिवारी की हुई। किसी को फांसी हुई आज तक क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। कल भगवती को मारा, पर डे 1000 या तो मार दी जाती हैं या तो उनको घर छोड़ के भागना पड़ता है। कशिश परमार को अख्तर ने मारा, अंकिता सिंह को शाहरुख खान ने मारा, नेहा को अबरार ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा, कृति जैन को वसीम ने मारा, बबली को शहजाद ने मारा, अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को तैमूर ने मारा, निधि को हैदर ने मारा, नीतू को लईक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा। किसी को आज तक फांसी हुई? जोर से बोलिए। किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी की नागरिकता खत्म हुई? तो फिर कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? कभी दुबई में आपने सुना जितना अपराध भारत में इतना दुबई में है क्या? आप लोग बिजनेस व्यापार करने के सिलसिले में क्या पता दुबई आते जाते रहते होंगे। जितना अपराध भारत में है इतना सिंगापुर में है क्या? जितना जापान में है क्या? इतना दुबई, कुवैत, बहरीन में है क्या? नहीं। नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेरखान ने मारा, सोनम को अंसारी ने मारा, प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब ने मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। क्या जब आपकी बेटी लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो जाएगी तब जाएंगे सांसद विधायक से मिलने? जोर से बताइए जरा। आपके पड़ोसी की बेटी जा रही है, आपके जिले की बेटी जा रही है, और आप बैठे हुए कि कोई बात नहीं, हम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे उस बेटी को भी नहीं पता था जाएगी, उसके पिता को भी नहीं पता था जाएगी, और अगर उसकी बेटी गई और आप शांत बैठे हैं तो आपकी बेटी जाएगी तो वो भी शांत बैठा रहेगा। जगाइए जाके, बोलिए। ये समस्या लाइलाज नहीं है, इस समस्या का इलाज करना पड़ेगा, और इलाज संसद और विधानसभा में होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने सांसद विधायक से कहिए कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, मुकदमों का फैसला 1 साल में शुरू करें, कठोर दंड का प्रावधान हो, कानून ऐसा होना चाहिए कि खौफ पैदा हो जाए किसी की बेटी को हाथ लगाने से पहले, और यह संभव है। भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है गुलामी का नाम मिटाओ, ये भारत का संविधान कहता है। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द ही है सोरेन। सोरेन का मतलब संप्रभु, संप्रभु का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए ना गुलामी का निशान होना चाहिए। कभी संसद विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, क्या होता है, चुनाव के पहले एक स्थान का नाम बदल दिया जाता है। 1000 से ज्यादा गुलामी के नाम है, अगर चुनाव बदलेंगे तो अगले 100 साल में भी नाम नहीं बदल पाएंगे। तरीका क्या है? भारत का संविधान कहता है संप्रभु राष्ट्र बनाओ, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक ही झटके में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गचुग, ये गोरी, लोधी, फतेह जितने भी हैं, जौना, फरीद, सबको बदल दीजिए। मैंने पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक नामकरण आयोग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों, क्या जरूरत है, कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? हमने कहा एक नहीं, 5 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमारी राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है,
हमारी राइट टू सोवर्निटी वायलेट हो रही है, हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है। बोले राइट टू रिलीजन कैसे वायलेट हो रहा है? हमने कहा राइट टू रिलीजन ऐसे वायलेट हो रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है वो मिल नहीं रहे, और जिन स्थानों का वर्णन बाइबल कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। तो जिनका वर्णन बाइबल कुरान में है वो सारे नाम उसी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लोग कहते हैं यार बाइबल में जो बात लिखी है सही है, कुरान में जो बात लिखी है सही है, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषद में है, वेद में है, रामायण में है, महाभारत में, वो मिलते ही नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है रामायण एंड महाभारत इज अ मिथ। देख लेना, अगर आपका छोटा बच्चा होगा, तीसरी चौथी किताब में आज भी पढ़ाया जा रहा है रामायण एंड महाभारत इज अ मिथ, काल्पनिक घटना है, तीसरी चौथी किताब में पढ़ाया जा रहा है। क्यों? एक तो शिक्षा मंत्रालय में और एनसीईआरटी में ऐसे गद्दार बैठे पड़े हुए हैं, और दूसरा वास्तव में नहीं मिल रहा है। द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाली। पांचाली उसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि पांचाल में पैदा हुआ। अब पांचाल स्थान आप भारत के नक्शे पे ढूंढिए, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि फर्रुख खान नाम लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे महाभारत में, याद है? इतना तो याद होगा ना। वो 5 के 5 गांव आपको भारत के नक्शे पे मिलेंगे नहीं। 5 गांव में एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो तो बन गया दिल्ली। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। अब आप 5 गांव अपने महाभारत में तो पढ़ रहे, धरातल पे तो आपको मिलता ही नहीं। हमारा शक्तिपीठ था 51 शक्तिपीठ में, एक शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी जो स्थान है उसको भारत के नक्शे पे ढूंढिए, मिलेगा नहीं। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा, और लूटने तोड़ने के बाद उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम, जहां पे वो साधना करते थे, वो स्थान का नाम था जमदग्निपुरम। उनके पिताजी का नाम जमदग्नि था। अब जमदग्निपुरम भारत में ढूंढिए, आपको मिलेगा नहीं। क्यों? जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। हमारे सारे जितने मुगलों ने यहां पे एक भी नया शहर नहीं बसाया, एक भी नया शहर नहीं बसाया। उन्होंने बने बसे बसाए शहरों का नाम बदला, एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई, बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। पहला उसका 2 कारण था। पहला कारण, उनको हमसे इतनी नफरत थी, हमें अपमानित करना था। दूसरा कारण, हमारा इतिहास खत्म करना था, हमारी पहचान खत्म करनी थी। अदरवाइज अयोध्या इतना बड़ा है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कहीं और बगल नहीं बन सकती थी क्या? जोर से बोलिए जरा। तो मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? एक तो नफरत, दूसरा पहचान खत्म करना, जलील करना। देखो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मैं जन्म स्थान को तोड़ रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मथुरा में जगह की कमी थोड़ी थी, कहीं बना लेते मस्जिद, नमाज पढ़ना था, लेकिन नहीं, मंदिर के ऊपर मस्जिद। काशी में मंदिर के ऊपर मस्जिद, भद्रकाली में मंदिर को मस्जिद, भोजशाला में मंदिर के ऊपर मस्जिद। वास्तव में उन गद्दारों को, उन आक्रांताओं को, उन वहशी दरिंदों को केवल और केवल हमारा नामो निशान मिटाना था। और वो नामो निशान ठीक हो गए क्या? जोर से बोलिए जरा। सारे नाम बदल गए क्या? अरे जब मुगल चले गए तो उनके नाम पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पे सड़क मोहल्ला गली क्यों होना चाहिए? जाइए अपने सांसद से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, और मीडिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना शुरू करिए, जागो सरकार जागो, गुलामी का नाम कब बदलेगा? जागो सरकार जागो, गुलामी का निशान कब बदलेगा? जागो सरकार जागो, गुलामी की कुरीतियां कब खत्म होंगी? जागो सरकार जागो, गुलामी की कुप्रथाएं कब खत्म होंगी? लिखना शुरू करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, मिलकर भी बोलिए। जाइए अपने सांसद विधायक से बोलिए, अब मुगल चले गए हैं, अब मदरसे की जरूरत नहीं है। अब अंग्रेज चले गए हैं, अब मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल की जरूरत नहीं है। आइए, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल का और जो लार्जर दिक्कत क्या हो रही है, हमारे परिवार तबाह होते चले जा रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पिता पुत्र एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, भाई भाई एक साथ रह नहीं पा रहे हैं,
ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो चुका है। सास बहू एक साथ रह नहीं पा रही हैं। बर्बाद हो जाएगा अगर ये मैकाले सिस्टम, मिशनरी सिस्टम हमने खत्म नहीं किया तो। कितना संस्कार दे लेंगे हम अपने अलग अलग करा के। संस्कार तो स्कूलों में होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए संस्कार, और वो तभी आएगा जब भारत की वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। नहीं तो परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। 10वीं 12वीं के बच्चे गांजा पी रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। इसको आप ठीक कर सकते हैं क्या? अच्छा, जब कभी नशे की बात होती है तो कहेंगे भैया देखो अपने बच्चों को समझा लो। ये पता कैसे हुआ? अभी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल में कोई स्प्रे फेंक दो और सबको बोले काम करो जी, अपना अपना नाक बंद कर लो। सबको अपना अपना नाक बंद करने के लिए कहना ठीक है, या जो इस कमरे में बाहर से कुछ गंदगी आ रही, उस गंदगी को जहां से आ रही वहीं रोक देना ठीक है? जोर से बताइए जरा। हाँ, लेकिन कह रहे जागो जागो अपने बच्चों को बचाओ, जागो जागो अपना परिवार बचाओ, जागो जागो अपने परिवार को संयुक्त परिवार करो। अरे तुम पढ़ा रहे हो घटिया चीज, तुम भारत की संस्कृति पढ़ा ही नहीं रहे हो, महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं रहे हो, सावित्री सत्यवान को पढ़ा ही नहीं रहे हो, गार्गी मैत्रेयी को पढ़ा ही नहीं रहे हो, और कह रहे हो अपने बच्चों को संस्कार दो। अब संस्कार देने के लिए अलग से ट्यूशन लगाना पड़ेगा। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को। इसलिए कहता हूं जाइए अपने सांसद विधायक से कहिए, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाए थे। 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए थे, और अभी भी 222 कानून चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1500 कानून खत्म हो गए, 1500 कानून, लेकिन 222 कानून अभी भी चल रहे हैं। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। पहले पोलियो का ऐड आता था, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। कांग्रेस कितनी घटिया है, उसकी सोच कितनी सनातन विरोधी है, कितना उसके दिमाग में हिंदुओं के प्रति जहर भरा हुआ है, वो अभी आपने मालेगांव के फैसले के बाद देख लिया होगा, सुन लिया होगा ना, कैसे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को मारा, वस्त्र उतार के नंगा करके मारा, कर्नल पुरोहित को मारा, मेजर उपाध्याय को मारा। कर्नल पुरोहित अगर सेना में होते तो आज की डेट में ब्रिगेडियर होते। मेजर रमेश उपाध्याय अगर कंटिन्यू सेना में रहे होते, उनके ऊपर मालेगांव में नहीं फंसाया होता, तो आज की डेट में लेफ्टिनेंट जनरल होते हो। 17 साल उनका कैरियर तबाह कर दिया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दिया, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि देखो जी भगवा आतंकवाद झूठा साबित हो गया। अरे हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है, भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है, तो अगर हमारे दाग धुल गए तो ये खुश होने की बात है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे ये समय है प्रतिशोध लेने का, ये समय है जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दिया उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा के उनको जेल में डालने का। फिर दोबारा कोई भगवा आतंकवाद की थ्योरी न गढ़े, वो तब होगा जिन लोगों ने थ्योरी गढ़ा जब वो जेल में सड़ेंगे। फिर कोई साध्वी प्रज्ञा का अपमान नहीं करेगा, फिर किसी साध्वी को नहीं फंसाएगा, फिर किसी कर्नल को नहीं फंसाएगा, फिर किसी मेजर को नहीं फंसाएगा। वो तब होगा जब जितने पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने ये काम किया और जिसके इशारे पे काम किया, वो सारे जेल में सड़ेंगे। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि हमारा भगवा आतंकवाद की थ्योरी झूठी हो गई ना। वो 17 साल कौन देगा साध्वी प्रज्ञा का? वो 17 साल कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय का कौन देगा? ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक मिलना चाहिए कि नहीं? ये लिखना शुरू करिए,
यह लिखना शुरू करिए, तब जाके बदलेगा व्यवस्था। जैसे अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करने के लिए 2000 से ज्यादा कानून बनाए, ऐसे कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए। उन 50 से घटिया कानूनों में से 25 को मैं अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं। यह वक्फ एक्ट जो बदला गया है ना, अभी यह बदला हुआ ना वक्फ एक्ट में, 5 साल पहले तक इस कानून इतना घटिया लोगों को पता ही नहीं था। सही बता रहा, पता था आप लोगों को कितना घटिया कानून नहीं। फिर हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, फिर चर्चा शुरू हुई, मीडिया डिबेट शुरू हुई, फिर सरकार ने उसको किया। वक्फ एक्ट जैसे कांग्रेस ने 50 कानून बनाए हैं। और कितना घटिया कानून। 1913 में पहला वक्फ एक्ट बना और वो चला 1953 तक। उस 50 साल में वक्फ बोर्ड की जमीन हुई 50,000 एकड़। 1954 में नेहरू ने कानून बनाया जो अभी 2025 में अभी चला है अभी तक। हालांकि वो नेहरू के बाद उसको इंदिरा ने बदला, उसके बाद राजीव गांधी ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने उसको बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला। जिन्ना ने जो 1913 में कानून बनवाया था अंग्रेजों से बात करके, उस कानून के जरिए भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़। और कांग्रेस ने जो कानून बनाया उसके जरिए भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई 40 लाख एकड़। जिन्ना वाले कानून से कितनी हुई, जोर से बोलिए जरा। और नेहरू वाले कानून से 80 गुना बढ़ गई। अब ये बताओ, भारत के लिए जिन्ना ज्यादा खतरनाक या नेहरू ज्यादा खतरनाक, जोर से बोलिए जरा। भारत के लिए वो जमातें ज्यादा खतरनाक या कांग्रेस ज्यादा खतरनाक? अब जब कांग्रेस इतनी खतरनाक है तो कांग्रेस की निंदा करने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को बस उसका पोल खोल करने से कुछ नहीं होगा। भारत को बर्बाद करने के लिए जो कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, जब उन कानूनों को जड़ से खत्म कर देंगे तब जाके भारत सुरक्षित होगा। अभी आपने सुना होगा ना वो छाऊर जलालुद्दीन का केस, अखबारों वगैरह में सुना कि नहीं सुना? उसको फंडिंग कहां से आ रही थी? विदेश से। और किसके जरिए आ रही थी? एफसीआरए के जरिए। मनीष जी एफसीआरए को जानते होंगे, जो भी सीए होंगे उनको पता होगा। और एफसीआरए कब बना? 2010 में। कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए बनाया इसी काम के लिए था, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, नक्सलियों को, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। और जितनी विदेश से फंडिंग आती है उसका 90% जो फंडिंग है वो इसी काम में जा रही है। लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, और बाकी तो छोड़ो, बच्चा पैदा करने की फंडिंग हो रही है। 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं एक बच्चा पैदा करने पे, और इसीलिए 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। घुसपैठियों को झुग्गी बनाने के लिए 2-2, 3-3 लाख मिल रहा है। तुम रोहिंग्या हो, तुम बांग्लादेशी हो, पकड़ो 3 लाख रुपए पकड़ो, कहीं चले जाओ जहां सुनसान जगह हो, कोई जंगल हो, हाईवे हो, जाओ वहां झुग्गी बना के रहो। आपके झुंझुनू की डेमोग्राफी बदली कि नहीं बदली? और इसी रेशियो से बदलती रहेगी तो शायद 20-25 साल के बाद क्या होगा आप अभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते। और हम कल्पना, ये मानव स्वभाव है, हम कड़वा सच सोचते ही नहीं, हम मीठा मीठा सोचते हैं। जैसे मुझे पता है मेरे पिताजी जाएंगे, नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सबको पता है। हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं। हमें पता है हम भी मरेंगे, हम सोचते हैं क्या? नहीं। हमारी पत्नी भी जाएगी, हम सोचते हैं क्या? नहीं। ये मानव स्वभाव है कि जो भयभीत करने वाली चीजें होती हैं वो भले सत्य हो, हम उसको सोचते ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण के लिए कानून नहीं बना, घुसपैठियों को नहीं निकाला गया, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका गया, तो शायद आप जो झुंझुनू के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं वो होगा, 100% होगा। जो आप फतेहपुर के बारे में कल्पना नहीं कर रहे वो होगा, और बाकी तो छोड़ो, जो भारत के बारे में नहीं सोच रहे वो भी होगा। अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि भारत में 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं।
कितनी बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 4 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। और हमें जो सबसे बड़ा खतरा किससे है? जोर से बोलिए जरा, किससे है? किससे खतरा है? हाँ 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 हाँ। कन्हैया को जिसने मारा वो कौन था? जोर से बताइए ना। कन्वर्टेड हिंदू था। मुस्लिम तो अरब दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं। यहां भारत में जो भी हैं वो कौन है? वो अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड। जोर से बताइए, कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कल जो रईस खान ने भगवती को मारा वो कौन है? आपके फतेहपुर में जितने रहते हैं ये कौन है? आपके जो झुंझुनू में रहते हैं ये कौन है? भारत में 2 ही कैटेगरी के लोग रहते हैं, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। तीसरी कैटेगरी नहीं है। 2 ही कैटेगरी है, या तो हिंदू, जोर से बोलिए, या तो कन्वर्टेड हिंदू। 15वीं शताब्दी में भारत में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया में 100% हिंदू थे। आप लोग गए, घूमने गए होंगे बाली, कोई गया कि नहीं गया आप में से? आप गए? हाँ। कितने मंदिर है वहां? 12,000 मंदिर। जिस बाली में 12,000 मंदिर है, 12,000 मंदिर कब बना होगा? जब हिंदू रहे होंगे। आज वहां क्या डेमोग्राफी हो गई? कितने हिंदू बचे हैं? 2%। जिस बाली में 12,000 हिंदू है, 12,000 मंदिर है, वहां हिंदू कितने बचे? 2%। वो इंडोनेशिया भी 100% हिंदू थे, मलेशिया में भी 100% हिंदू थे। मतलब वर्तमान एशिया पूरा भगवान श्री राम ने राज किया, वर्तमान एशिया पे पूरे युधिष्ठिर ने राज किया, और आधे एशिया पे चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। तो जितना ये कन्वर्जन शुरू हुआ, ये पिछले 2000 साल में हुआ, और ज्यादा हुआ पिछले साल भर 1000 साल में हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन, धर्मांतरण। और धर्मांतरण कितना हो रहा है? 5 लाख बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 4 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही है। इसके अलावा पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? कम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। थोड़ा संख्या बढ़ा लीजिए, क्या पता आपके 500 फ्रेंड हो, 1000 फ्रेंड हो, उनको बढ़ा लीजिए, 5000 कर लीजिए। करना कैसे? तरीका बता दिए। आपका नाम क्या है? मीना। हाँ, तो मीना जी 5000 मीना को अपना फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है? मनीष को मत बनाइए, मीना को बनाइए। तो मीना हिंदू भी होगी, मीना जैन भी होगी, मीना बौद्ध भी होगी, मीना सिख भी होगी, मीना तमिल भी होगी, मीना मलयाली भी होगी, मीना बंगाली भी होगी। लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे 5000 मीना को जागृत कर सकती हैं। आप में से कितने लोगों के 10 से ज्यादा बच्चे हैं आपके परिवार में? हाथ उठाइए। 10 से बड़ा? अच्छा, 5 से 10 किसके हैं? 4? अच्छा, प्रणाम करता हूं, आपको 4 बच्चे हैं। आपने बहुत मान का किया, आपके लिए ताली बजाइए। कुछ दिन के बाद आपका गांव में बोर्ड और लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपके बच्चों कितने बच्चे हैं? 2। अभी भी मैं दिल्ली में आपको कम से कम 1000 परिवार दिखा सकता हूं, 20 से 25 वाला। अभी भी 2025 की बात बता रहा हूं। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में, नोएडा में, फरीदाबाद में 15 से 20 तो कॉमन है। आपको हर गांव में 15 से 20 वाले मिल जाएंगे। ये जो 83 करोड़ मुफ्त राशन जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे राशन जा रहा है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अपने सांसद विधायक को बताइए, हमारे पास जमीन 2% है, पानी मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है दुनिया की। पानी हमारे पास दुनिया का नहीं, जमीन दुनिया की 2%, पानी दुनिया का 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20%। और अभी स्पीड कम नहीं हुई है।
कार्य प्रगति पे है। हम आप रोक सकते हैं क्या? हम आप अपने रोक सकते हैं, बस इतने कर सकते हैं। पड़ोसी रोक सकते हैं क्या? नहीं। पड़ोसी को कौन रोकेगा? जोर से बताइए। जब चीन जैसा कानून होगा कि 2 से ज्यादा किया, चलो दूसरे में जुड़वा हो गया तो 3 मान लेंगे, अदरवाइज अगर ज्यादा किया नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। तो बन क्यों नहीं रहा है? कि हमने बोलना, हम बोलते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं, हम देखते भी नहीं। इसलिए कहता हूं, गुलामी अपने जाके सांसद विधायक से कहिए कि नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। मुझे नहीं पता आपके झुंझुनू में कितने नशेड़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई है लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और ये ड्रग का जो पैसा जा रहा है, इस ड्रग के पैसे से 50% जो ड्रग का पैसा है वो लव जिहाद की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, धर्मांतरण की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, घुसपैठियों की फंडिंग पे खर्च हो रहा है। तो हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। कौन रोकेगा? जो लोग सिंगापुर गए होंगे उनको पता होगा, सिंगापुर में आप ड्रग का नामो निशान नहीं है। एक व्यक्ति के पास बड़े मुश्किल से कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला था। कितना? एक व्यक्ति के पास कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के उसको फांसी दे दिया। फिर दोबारा किसी की जरूरत है गांजा बेचने की सिंगापुर में? नहीं। हमारी पूरी यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो रही है। पंजाब में धर्मांतरण इसी ड्रग के दम पे हो रहा है। कौन रोकेगा इसको? जोर से बताइए जरा। जागो हिंदू जागो से रुकेगा? जागो सरकार जागो से रुकेगा? किससे रुकेगा? हाँ, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो, इसको करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए करप्शन है। 65 लाख वोटर कम हुए हैं बिहार में। आपने अखबारों में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इसकी भूमिका आपको बता देता हूं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन करो, एनआरसी करो। हालांकि वो काम अभी शुरू नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरी पीएल फाइल किया कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करो। बिहार में शुरू हो गया है और बहुत जल्दी पूरे देश में होगा। इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है, हाँ होगा। हमारी उस पीआईएल को एडमिट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा सारे राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया है। अभी तक कोई राज्य सरकार विरोध करने आया नहीं, शायद बंगाल आने वाला है, उसका रिप्लाई आने वाला है। तो देखेंगे जो बंगाल केरल आएगा उसको वहां जवाब देंगे। लेकिन आप सोचिए जरा, एक राज्य में 65 लाख फर्जी वोट, एक राज्य में। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो कुछ छोटे राज्य हैं, कुछ बड़े राज्य हैं। जिस रेशियो से ये बिहार में 65 लाख निकले हैं, ये मान के चलिए एसआईआर हो जाए, कम से कम 7 करोड़ फर्जी वोटर निकलेंगे। या तो वो भारत के नहीं है, या तो स्वर्ग सिधार गए, फिर भी उनके नाम पे वोट चल रही है। ये खेल कौन करता है? कुछ बताने की जरूरत नहीं। घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2-2 हजार रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार बनवा लेते हैं। आधार बनाना इतना आसान हो गया, पूछो नहीं। पहले आधार पे फिर भी थोड़ा कंट्रोल था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनता था, पोस्ट ऑफिस बनता था। अभी इसको प्राइवेट में दे दिया, इंडिविजुअल्स को दे दिया। आराम से वो 2-2 हजार रुपए लेके आधार बन रहे। अभी एक आधार बना था बिहार में, टीवी में देखा नहीं देखा आपने? आधार का नाम कुत्ता बाबू, पिता का नाम नहीं, आधार का नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी। कुत्ते का आधार बन गया। मतलब आधार बनाने कोई लगता है वो खेल कर रहा होगा कि देखें 2000 रुपए में करता क्या है। मतलब 2000 मिलते ही, गांधी जी मिलते ही आधार बनाने वाले की आंख बंद हो गई। बोले ठीक है, जो पर्चा लाए मैं आधार बना देता हूं। ये हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। मूल कारण
भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जब आपके पास चीन जापान जैसा कानून होगा, सिंगापुर जैसा कानून होगा। घुसपैठिए आते, दो अंदर आ गए, झुंझुनू पहुंचे, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2000 दिया, आधार बना दिया, उस आधार को पकड़ के आपके नगर निगम में गए, 2000 रुपए उसने लिया, आपका राशन, उसने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। फिर वो झुंझुनू की तहसील में गए, 2000 दिया, उसने राशन कार्ड बना दिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, झुंझुनू के आरटीओ ऑफिस में गए, 4000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, तब तक किसी लोकल नेता को पकड़ा जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है, उसको बोला देख भैया मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, तू मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दे, हम तुम्हें वोट करेंगे। वोट जीवी नोट जीवी नेता से कोई लेना देना नहीं, भारत बर्बाद होगा कि नहीं होगा। एक बार उनकी ख्वाहिश है कि वो पार्षद बन जाए, प्रधान बन जाए, सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, बस उनके जीवन की तमन्ना एक बार यही है कि कैसे भी करके पार्षद प्रधान बन जाए। उसके चक्कर में बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वाना पड़े, या इसको कौन रोकेगा? जोर से बताइए। कानून। भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, 2-4 फर्जीवाड़ा करने वालों को उठा के जेल में सड़ाना पड़ेगा, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। तो ये घुसपैठिए कब भागेंगे? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो करने से? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो से। लव जिहाद कैसे रुकेगा? जागो हिंदू जागो करने से, जागो सरकार जागो करने से। अब एक काम करिए, समय 1 घंटे हो चुका है, मुझे भी दिल्ली जाना है, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी विषय सोशल मीडिया के माध्यम से होता रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, इसमें से बहुत सारी समस्याएं जापान में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं चीन में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं सिंगापुर में नहीं है। ये समस्याएं भारत में इसलिए हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर तो बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही। और अंत में आपसे एक बात पूछता हूं, आपके घर में किसी की तबीयत गड़बड़ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने दवाई लिख दिया और उस दवाई को 1 हफ्ते खाने के बाद आपके बच्चे की, आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो अगली बार क्या करोगे आप 1 हफ्ते के बाद? जोर से बोलिए जरा। फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अच्छा लगता होगा फिर चले जाओगे। हो सकता है डॉक्टर का चेहरा अच्छा लगता हो, डॉक्टर से कोई फैमिली रिलेशन हो, तो एक बार फिर जाओगे और फिर उसने 1 हफ्ते की दवाई दे दिया। अब तबीयत खराब बढ़ेगी या घटेगी? जोर से बताइए। 2 हफ्ता हो चुका, 2 हफ्ते के बाद तबीयत और गड़बड़ हो गई, अब आप क्या करोगे? जोर से बताइए जरा। डॉक्टर बदलेंगे, और डॉक्टर आपने बदल दिया और फिर जहां नए वाले डॉक्टर के पास गए उसने भी वही दवाई दे दी जो पहले वाले डॉक्टर ने दिया था, फिर क्या करेंगे? जोर से बताइए जरा। फिर डॉक्टर बदलेंगे, जहां नए गए उसने फिर वही दवाई दिया, फिर क्या करेंगे? अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपने पिता का मरने का इंतजार करेंगे या मुंह खोलेंगे कि डॉक्टर तुम्हारी दवाई गड़बड़ है, तुम दवाई बदलो? क्या करेंगे? मरने का इंतजार करेंगे या मुंह खोलेंगे तुम्हारी दवा गड़बड़ है, तुम दवाई ठीक करो? या बोलेंगे कि ये बीमारी यहां पे है, उधर क्यों नहीं हो रही है, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रही, जापान में क्यों नहीं हो रही, चीन में क्यों नहीं हो रही? मुंह खोलना पड़ेगा। कड़वी बात बताऊं, बहुत सारे सांसद विधायक तो अंधे हैं, उनको जमीनी हकीकत दिख नहीं रही है। बहुत सारे सांसद विधायक बहरे हैं, उनको लफ्ज जहाज से पीड़ित बेटियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और जो अंधे नहीं भी हैं, बहरे नहीं भी हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो गूंगे हैं, वो संसद विधानसभा में बोलते नहीं। समस्या उस दिन ठीक होगी जब आप इन सांसदों विधायकों का अंधापन, बहरापन और गूंगापन ठीक कर देंगे। जाइए कान में जोर जोर से चिल्लाइए, ये हो रहा है, आप संसद में क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मैं कह रहा हूं किसी सांसद को पर डे 10 लोग टोकना शुरू कर दें, वो संसद में आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? जोर से बताइए जरा। जिस किसी विधायक को 10 लोग डेली टोकना शुरू कर देंगे, विधानसभा में आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा?
वो आवाज़ उठाएंगे, फिर व्यवस्था बदलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मेरा